उत्प्रेरकों की चर्चा के बाद हम चलते हैं उत्प्रेरण के प्रकारों पर कि उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, किसी अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, उत्प्रेरित कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो जाता है। धीमा भी हो सकता है या तेज भी हो सकता है। तो जो अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है, ठीक है, वह अभिक्रिया या वह प्रक्रम उत्प्रेरण कहलाता है। अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रक्रम उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो उत्प्रेरण क्या है इसकी चर्चा हमने करी। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रक्रम उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं उत्प्रेरण के प्रकारों पर कि कैटालाइसिस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये प्रकार हम भौतिक अवस्था के आधार पर ज्ञात करेंगे। उत्प्रेरण के प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार, कि भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण ले रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, उसका ऑक्सीजन करा रहे हैं, ऑक्सीजन कराते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की उत्प्रेरक है, इससे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस आती है। इससे बड़ा एक और उदाहरण लेते हैं हम, नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, दोनों आयरन की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है और अमोनिया बना लेती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीनों की अवस्था देखनी है, यानी भौतिक अवस्था देखनी है। जो भी हमने अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक लिया उनकी भौतिक अवस्था देखनी है। देखो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है गैस अवस्था में, ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में, नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस अवस्था में और सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस अवस्था में। इसी प्रकार दूसरे अभिक्रिया में हम देखें कि नाइट्रोजन है गैस अवस्था में, हाइड्रोजन भी है गैस अवस्था में, ठीक है, अमोनिया भी है गैस अवस्था में, मगर जो आयरन है वो सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में। ठीक, तो भौतिक अवस्था देख ली हमने प्रत्येक अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। अब देखो यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर जो भी अभिकारक है वो सभी क्या है, गैस अवस्था में, सभी क्या है, गैस अवस्था में। यहाँ पर जो उत्प्रेरक है वो भी क्या है, गैस अवस्था में। सल्फर डाइऑक्साइड यानी उत्पाद भी क्या है, गैस अवस्था में। ठीक है, इधर की बात करें हम, सभी अभिकारक क्या है, गैस अवस्था में। जो उत्प्रेरक है वो क्या है, वो ठोस अवस्था में है और उत्पाद क्या है, वह है गैस अवस्था में। तो देखो जो पहली अभिक्रिया है उसमें क्या है, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की अवस्थाएं समान है। यहाँ पर क्या है, अवस्थाएं समान है। इधर देखो अभिकारक और उत्प्रेरक अवस्था भिन्न भिन्न है। ठीक है, अभिकारक की अवस्था गैस है, उत्प्रेरक की अवस्था ठोस है, तो अवस्था क्या है, असमान है। ठीक है, तो इसमें क्या अवस्थाएं क्या है, असमान है। जब अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की अवस्थाएं समान होती है तो वह उत्प्रेरण कहलाता है समांगी उत्प्रेरण। क्या कहलाता है, समांगी उत्प्रेरण। इसमें क्या अवस्थाएं समान है। जिसमें अवस्था असमान होती है, उत्प्रेरक ठोस अवस्था में हो सकता है, अभिकारक द्रव अवस्था में भी हो सकता है, गैस अवस्था में भी हो सकता है, तो वो कहलाता है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, जिसमें अवस्था क्या होगी, असमान होती है। ठीक है, इनकी और चर्चा करते हैं।
देखो सबसे पहले हमने प्रकार है समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण यानी होमोजीनस कैटेलाइसिस। ठीक है, पहला प्रकार हमारे पास आ गया समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण में क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्थाएं समान होती है, जो अभी हमने उदाहरण में देखा था। तो हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरित रासायनिक अभिक्रिया में जब उत्पाद, अभिकारक व उत्प्रेरक तीनों समान अवस्था में होते हैं, वह प्रक्रम समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, कि उत्प्रेरित रासायनिक अभिक्रिया में जब उत्पाद, अभिकारक, उत्प्रेरक तीनों समान अवस्था में होते हैं तो वह प्रक्रम क्या कहलाता है? समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, इसके हम उदाहरण और देखते हैं, उदाहरणों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं सीसा कक्ष विधि का। सीसा यानी लेड होता है, लेड सीसा कक्ष विधि। सीसा कक्ष विधि में हम क्या करते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का उपयोग करते हैं ठीक है, बनाने में। तो यहाँ पर बनाने के लिए लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड लेते हैं। और जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो गैस अवस्था में होता है, इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस अवस्था में। ठीक है, अब हम जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो हम उत्प्रेरक लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, वो भी क्या है? गैस अवस्था में। ठीक है, और जो उत्पाद प्राप्त होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड वह भी क्या होता है? गैस अवस्था में होता है। तो यहां पर देखो सभी क्या है? गैस अवस्था में। ठीक है, सभी की अवस्था क्या है? समान है, गैस अवस्था है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है। तो तीनों की अवस्थाएं समान है, अभिकारक, उत्प्रेरक, उत्पाद तीनों की अवस्थाएं समान है। इस कारण यह अभिक्रिया समांगी उत्प्रेरण की श्रेणी में आती है। ठीक है, पहला उदाहरण हमने देखा। दूसरा उदाहरण हम चर्चा करें। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं एथिल एसीटेट का जल अपघटन। अम्लीय माध्यम में एथिल एसीटेट यानी एस्टर का जल अपघटन। अभी तक हमने देखा था कि जो अवस्थाएं थी गैस अवस्था में थी तीनों। अगर हम तीनों अवस्थाएं द्रव अवस्था में हो तब भी वो किस अवस्था में आएगी? समांगी उत्प्रेरण में। तो हम अब लेंगे ऐसा उदाहरण जिसमें सभी क्या है? द्रव अवस्था में होती है। हम ले रहे हैं एथिल एसीटेट उसका जल अपघटन कराते हैं। ठीक है, जल अपघटन कराते हैं किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो हमारे पास प्राप्त होता है CH3COOH एसिटिक एसिड और एथेनॉल C2H5OH। ठीक है, देखो यहाँ पर एथिल एसीटेट जो होता है द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, जो जल होता है वो भी लिक्विड, सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है लिक्विड अवस्था में, एसिटिक अम्ल लिक्विड अवस्था में, और एथेनॉल भी क्या होता है? लिक्विड अवस्था में होता है। तो यहाँ पर क्या है? सभी क्या है? द्रव अवस्था में है।
ठीक है, जब सभी की अवस्थाएं समान है यानी द्रवावस्था है तो किस प्रकार की श्रेणी का उत्प्रेरण होगा, समांगी उत्प्रेरण की। ठीक है, तो हमने दो उदाहरण तो ये देखे कि इसमें क्या अवस्था क्या है, समान है। अगला उदाहरण देखते हैं, सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। ठीक है, तो अगला उदाहरण देखें, तीसरा हमारे पास सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। अब देखो हम सुक्रोज लेते हैं, यह है हमारे पास सुक्रोज। सुक्रोज एक क्या है, डाइसेकेराइड होती है। डाइसेकेराइड, सुक्रोज एक डाइसेकेराइड होती है। इसका हम क्या करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या क्या प्राप्त हो, C6H12O6 H12O6। एक तो प्राप्त हो गया ग्लूकोज, एक प्राप्त हो गया फ्रक्टोज। तो देखो इनकी अवस्था देखते हैं। जो सुक्रोज होता है वो द्रव लिक्विड अवस्था में होता है, जल भी लिक्विड अवस्था में होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी लिक्विड अवस्था में होता है, और जो ग्लूकोज प्राप्त हो वो भी लिक्विड अवस्था में होता है, और फ्रक्टोज भी लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है। तो ये सभी की अवस्था क्या है, यहाँ पर समान अवस्था समान होती है तो उत्प्रेरण कौन सा होता है, समांगी उत्प्रेरण। तो ये समांगी उत्प्रेरण की श्रेणी में आता है। देखो यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड, ये भी मोनोसेकेराइड है। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है कि ये तो होता है एल्डोहेक्सोस और ये कीटोहेक्सोस। ठीक है, तो ये हमने उदाहरण देख लिए कि उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण कौन कौन से होते हैं जिनमें अवस्थाएं समान होती है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं क्रियाविधि पर। तो हम देखेंगे समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनस कैटालाइसिस। ठीक है, हम देख रहे हैं समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को समझाने के लिए एक सिद्धांत आया था, वो आया था माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से हम क्या समझते हैं, समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। तो हम इसके साथ इस सिद्धांत की चर्चा करेंगे। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। हम चर्चा कर रहे हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत की, जो यह व्यक्त करता है कि समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि कैसे होती है। तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत तभी लागू होता है जब क्या हो, अभिकारक, उत्प्रेरक और अभिकारक उत्पाद की क्या हो, अवस्थाएं समान। ठीक है, यानी समांगी उत्प्रेरण पर ही ये लागू होता है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। अब माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कहता क्या है, देखो ये सिद्धांत कहता है कोई भी अभिकारक जब समान अवस्था वाले उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करता है तब एक माध्यमिक यौगिक बनता है। यही माध्यमिक यौगिक फिर दोबारा दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया करता है और फिर बना लेता है एक उत्पाद, और उत्प्रेरक पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अनुसार हम चर्चा करें कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत क्या कहता है कि सपोज हमारे पास यह अभिक्रिया है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो ये मंद गति से होती है। जब हम इस अभिक्रिया के साथ क्या ले, उत्प्रेरक ले। ठीक है, उत्प्रेरक X ले लिया
तो ये क्या हो जाती है, तीव्र गति से होने लग जाती है और हमारे पास उत्पाद प्राप्त होने लग जाता है। तो हम यही चीज देखेंगे, क्रियाविधि की सिद्धांत क्या कहता है कि सबसे पहले क्या करता है कि ये उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक के साथ क्या करेगा, संयोग करेगा, जुड़ेगा। जैसे जुड़ता है उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक के साथ जुड़ता है और क्या बना लेता है, एक माध्यमिक यौगिक बना लेता है। माध्यमिक यौगिक बनते ही अब क्या होगा, यहाँ पर उत्पाद बनता है, ठीक है, बाद में तो एक मध्य उत्पाद बनता है, ठीक है। उसी के बाद क्या बनेगा, फिर माध्यमिक से उत्पाद बन जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर हम माना है कि ये सभी लिक्विड अवस्था में, ठीक है। तो लिक्विड अवस्था में तब तो समांगी की प्रक्रिया चलेगी। तो हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। हम चर्चा कर रहे थे कि जो अपनी अभिक्रिया है वो है ये, और हमने जो लिक्विड उत्प्रेरक लिया है वो X और उत्पाद बन गया हमारे पास AB। तो इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होगी वो देखते हैं। पहला चरण स्टार्ट होता है कि जो अभिकारक है वो उत्प्रेरक के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये तीव्र गति से अभिक्रिया होगी। क्यों, यहाँ पर कम संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कम सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण ये प्रक्रम क्या होगा, तीव्र होगा, या यह पद तीव्र गति से होगा। और यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होगा AX, ये होगा माध्यमिक यौगिक। सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, यही है कि माध्यमिक यौगिक बनना चाहिए, ठीक है। तो पहले पद में हमारे पास माध्यमिक यौगिक प्राप्त हो गया, ठीक है। अब ये माध्यमिक यौगिक जो है वो पुनः अभिक्रिया करता है दूसरे अभिकारक के साथ। माध्यमिक यौगिक ने दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि सक्रिय ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता है। यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तो ये पद क्या हो जाएगा, मंद गति से होगा, और यहाँ पर हमारे पास उत्पाद प्राप्त हो जाएगा और पुनः उत्प्रेरक प्राप्त हो गया, ठीक है। ये पद क्या कहलाता है, वेग निर्धारक पद भी कहलाता है। ये पद क्या कह रहा है, वेग निर्धारक। तो क्रियाविधि हमने देखी माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अनुसार कि एक अभिकारक उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करता है और माध्यमिक यौगिक बनाता है। ये प्रक्रम होता है तीव्र गति से। क्यों होता है, क्योंकि ये कम सक्रिय ऊर्जा के कारण होता है। जो माध्यमिक यौगिक बनता है वो अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण ये तुरंत किसी दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। अभिक्रिया करते क्या बना लेता है, उत्पाद बना लेता है, और इस प्रक्रम मंद गति से होता है। यहाँ पर होता है सक्रिय ऊर्जा ज्यादा, तो इस कारण मंद गति से होता है। और जो प्रक्रम या जो पद मंद गति से होता है वही वेग निर्धारक पद होता है, हम चाहते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया की गति इसी पद पर निर्भर करेगी, ठीक है। ये तो ये बात क्रियाविधि की। हम इसकी अगर देखें ग्राफ के अनुसार चर्चा करें तो कैसे देखें। प्रारंभिक ग्राफ देखें, जब हम बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, हमने A और B लिया है, तो देखो हमारे पास A B ये वाला ग्राफ प्राप्त होता है। इधर तो हमने लेते हैं अभिक्रिया का वेग, इधर लेते हैं ऊर्जा। तो देखो यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा क्या है, बहुत ज्यादा है। सक्रिय ऊर्जा क्या है, ज्यादा है। तो सक्रिय ऊर्जा ज्यादा होती है तो क्या होता है, अभिक्रिया मंद गति से होगी, ठीक है। तो बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया मंद गति से क्यों हो रही है, क्योंकि सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, इसके कारण से अभिक्रिया मंद गति से होती है। जब उत्प्रेरक लेते हैं तो क्या हो रहा है वो देखते हैं। इधर तो हम लेते हैं अभिक्रिया का वेग, और इधर क्या ले रहे हैं, ऊर्जा, ठीक है। वही अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो प्रारंभिक में तो ये हो रही है, ये स्थिति हमारी जो पिछले ग्राफ में हमको दिखाई दे रही है। जब उत्प्रेरक ले रहे हैं उस स्थिति में बात करते हैं हम। उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हो रहा है कि अभिक्रिया होती है पहले इस प्रकार से, ठीक है।
और यहाँ पर प्राप्त हो गया हमारे पास उत्पाद। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि एक अभिकारक इस AX उत्प्रेरक के साथ जुड़ता है और माध्यमिक यौगिक बना लिया, ये बना लिया AX। इस समय सक्रिय ऊर्जा क्या है, कम है, ठीक है। फिर AX जो माध्यमिक यौगिक है वो B उत्पाद के साथ अभिक्रिया करता है और इस समय क्या है, सक्रिय ऊर्जा हल्की सी बढ़ गई है मगर पहले से कम ही है, ठीक है, ठीक है। तो हल्की सी बढ़ गई है और फिर कुछ समय बाद हमारे पास ग्राफ में क्या प्राप्त हो जाता है, उत्पाद भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सक्रिय ऊर्जा जब बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो अधिक होती है, तो वो विकिरण मंद गति से होती है। जब उत्प्रेरक लेते हैं, हम ले रहे हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमने देखा कि सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो गया, कम हो गया, जिससे अभिक्रिया तीव्र गति से होने लग जाती है। और मैकेनिज्म के अनुसार हमने देखा कि प्रथम पद में सक्रिय ऊर्जा का मान कम है, तो ग्राफ में भी सक्रिय ऊर्जा का मान कम दिखाई दे रहा है। दूसरे पद में सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा, देखो तो ग्राफ में भी दूसरे पद में क्या हो रहा है, सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत किस प्रकार से क्रिया विधि को दर्शाता है, ठीक है। अब हम एक एक उदाहरण लेके और स्पष्ट देखते हैं। उदाहरण देखते हैं हम, पहला उदाहरण लेते हैं हम सीसा कक्ष विधि का। अब जो सीसा कक्ष विधि की बात करें तो हमने लिया था अभी सल्फर डाइऑक्साइड, इसका ऑक्सीकरण कराया था, नाइट्रिक ऑक्साइड लिया था और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त हो गई। सभी की अवस्था यहाँ पर गैस अवस्था में, ठीक है। तो सामान्य उत्प्रेरक क्रिया विधि देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला चरण प्रारंभ होता है, इसमें क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उत्प्रेरक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह पद जो हो रहा है तीव्र गति से होता है, ठीक है। क्यों हो रहा है तीव्र, क्योंकि यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है। दूसरे पद में क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड है वो SO2 द्वितीयक अभिकारक के साथ अभिक्रिया करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड अभिकारक सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और यह अभिक्रिया कर क्या बना लेता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः प्राप्त हो जाता है। ये सभी गैस अवस्था में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर सबसे पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और यह हमारे पास होता है माध्यमिक यौगिक। यही माध्यमिक यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड और उत्पाद बन गया हमारे पास और उत्प्रेरक अलग हो गया, ठीक है। और ये पद होता है मंद गति से। क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो हमने सिद्धांत का चर्चा उदाहरण के माध्यम से करा। अगला उदाहरण हम देखते हैं एक और, विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि। विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि में हम ईथर का संश्लेषण करते हैं। सतत ईथरीकरण। देखो इसमें क्या होता है कि हम C2H5OH जो एथेनॉल होता है वो 2 मोल लेते हैं, C2H5OH 2 मोल लेते हैं, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हमारे पास ईथर प्राप्त होता है C2H5O C2H5 और जल बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में सभी क्या है, द्रव अवस्था में है और सभी द्रव अवस्था में है तो ये सामान्य उत्प्रेरक की श्रेणी में है। तो इसकी क्रियाविधि देखते हैं मैकेनिज्म इस अभिक्रिया के लिए। पहला चरण प्रारंभ होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल जो उत्प्रेरक है द्रव अवस्था में, वह द्रव अवस्था में किसके साथ, C2H5OH एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। यह पद होता है तीव्र गति से। क्या बनता क्या, देखो इसको अगर हम बात करें यहाँ से तो OH और यहाँ से एक H बाहर निकल जाता है, यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाता है, यानी जो एथेनॉल होता है वहां से OH समूह और सल्फ्यूरिक एसिड से एक हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाते हैं और इससे क्या निकलता है बाहर, जल बाहर निकल गया।
ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, C2H5, इधर से एक हाइड्रोजन कमी हो गई यानी HSO4, ये समूह यहाँ ऐड हो जाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और ये हमारे पास है माध्यमिक यौगिक। ठीक है, जो अब दूसरे चरण की बात करें तो मंद गति से होने वाला है। ये माध्यमिक यौगिक लेते हैं हम, माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक यानी दूसरे मोल H2SO4 H2H5OH एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है मंद गति से। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, देखो यहां से सिर्फ हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहां से HSO4, ठीक है, ये क्या बाहर हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ के बाहर निकल जाएगा और ये समूह इनके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, H2SO4 पुनः प्राप्त हो गया, यानी ये हाइड्रोजन और HSO4 मिलकर H2SO4 बना लेंगे, ये बाहर निकल गए, और यहाँ पर हमारे पास H2 5OC2H5 प्राप्त हो गया। यहाँ पर प्राप्त हो गया एथॉक्सी एथेन, ये क्या ईथर है। ठीक है, तो हमने विलियम्स ईथर संश्लेषण किया जिसके हमने देखा कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो उत्प्रेरक है, ठीक है, उत्प्रेरक है, वो अभिकारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, माध्यमिक यौगिक बना लेता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ से जल बाहर निकल जाता है उस दौरान। अब माध्यमिक यौगिक दूसरे मोल C2H5OH एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, दूसरा उत्पाद है हमारे पास, सॉरी दूसरा अभिकारक है, मंद गति से अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से जो दूसरा मोल एथेनॉल था वहां से H+ आयन बाहर निकलते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर निकल के उत्प्रेरक के रूप में हमारे पास पुनः प्राप्त हो गया और एथॉक्सी एथेन ईथर बन जाता है। ठीक है, ये तो थी मैकेनिज्म। ठीक है, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अनुसार समांगी उत्प्रेरण की हमने क्रियाविधि देख ली। सिद्धांत कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देता है। क्या कहता है कि जो अभिक्रिया की गति है वो एक तो अभिकारक की सांद्रता और उत्प्रेरक की सांद्रता पर निर्भर करती है। ये सिद्धांत है कुछ तथ्यों की व्याख्या करता है। पहला तथ्य है कि जो अभिक्रिया गति है वो अभिकारक की सांद्रता और उत्प्रेरक की सांद्रता पर निर्भर करता है। दूसरा हमें बात करें कि अभी देखा हमने सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः प्राप्त हो गया, प्रारंभ में जो उत्प्रेरक लेते हैं अंत में वो पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ये सिद्धांत कहता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया भाग तो लेता है मगर पुनः भी प्राप्त हो जाता है उसी अवस्था में। तो इस प्रकार से सिद्धांत निम्न तथ्यों की व्याख्या करता है, मगर फिर भी इस सिद्धांत की कुछ कमियां थी। और वो कमियां क्या थी? वो कमियां यह थी कि ये सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण को नहीं समझा सका और उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्र को वो भी नहीं समझा सका। ठीक है, और उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक वर्धक, इनकी भी व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, तो इस सिद्धांत निम्न तथ्यों की व्याख्या करता है। पहला हमने देखा कि ये अभिक्रिया की गति किस पर निर्भर करती है? अभिकारकों की सांद्रता व उत्प्रेरकों की सांद्रता। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि ये सिद्धांत ये बताता है कि उत्प्रेरक उस अवस्था में पुनः प्राप्त हो जाते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक पुनः उसी अवस्था में या संगठन में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमने उत्प्रेरक के जो गुण थे उसकी व्याख्या कर ली। इस सिद्धांत की कुछ कमियां थी वो देखते हैं। सिद्धांत की कमियां, जो समांगी माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है उसकी क्या क्या कमियां हैं। पहला तो हम देखा कि ये विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या नहीं कर सकता, व्याख्या या क्रियाविधि को समझा नहीं सकता।
ठीक है। दूसरा देखो, ये उत्प्रेरण के सक्रिय केंद्र को नहीं समझा सका, और ये उत्प्रेरक विष व वर्धक की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समांगी उत्प्रेरण के बाद अब चलेंगे विषमांगी उत्प्रेरण पर।